हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी एग्ज़ाम जो फार्माकोथेरेपेटिक्स का आपका होने वाला है ना। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक जो चुनिंदा है, एकदम आना ही है, वो आपका चैप्टर नंबर 3C में आता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ में आ देता है, जिसमें आपके गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और एक पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर नंबर 3 को 3 पार्ट में बांटा गया था। 3A पढ़ चुके हैं, 3B पढ़ चुके हैं, अब 3C पढ़ रहे हैं। एंड 3C में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला 2 डिजीज़ है, फर्स्ट 2 डिजीज़। एक है GERD, ध्यान रखना, काफ़ी बार फुल फॉर्म भी लिखने आ जाता है। GERD तो क्या हो जाएगा? GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़, और पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थोड़ा सा दोनों का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी थोड़ा कॉमन है, कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो थोड़ा कॉमन है, तो एक साथ मैं पढ़ाऊँगा एंड ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है? चलो अभी बात करते हैं हम लोग गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी कि GERD के बारे में, ठीक है? क्या होता है सर गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़? अच्छा, थोड़ा बहुत नाम भी समझ में आ रहा होगा कि GERD यानी रिफ्लक्स होना, गैस्ट्रो इसोफिजियल यानी कि गैस्ट्रो मतलब आपका जो डाइट है, जो आपका पेट है, पेट का खाना वापस इसोफेगस के माध्यम से रिफ्लक्स करे। देखिएगा बहुत लोगों को खट्टा ढकार आता है ना, और बार बार मतलब खाना बाहर आ जाता है मुंह के द्वारा, है ना, जबकि जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। जनरली हेल्दी कंडीशन में आपके स्टोमक में अगर खाना आता है तो वो नीचे की ओर जाएगा, एंड ये इसोफेगस के पास एक वाल्व लगा होता है ना, जिसको स्फिंक्टर कहते हैं, एंड वो क्लोज हो जाता है, जिससे कि आपका खाना ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर ये स्फिंक्टर थोड़ा कमज़ोर हो गया, है ना, या फिर कोई और भी कारण होता है, तो उस कंडीशन में ये खाना आपका ऊपर की ओर जाता है और बार बार खट्टा ढकार, तीता ढकार, हर्ट बर्न जैसे कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो वो होता है आपका गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें सर क्या होता है मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्या कह रहा है, एक डाइजेस्टिव डिजीज़ है। डाइजेस्टिव मतलब क्या? पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इन विच स्टोमक एसिड और बाइल इरिटेट्स द फूड पाइप लाइनिंग। जो स्टोमक एसिड है, आपका पता है ना, पेट में जो आपके ऑक्जेंटिक सेल हैं, या तो पेराइटल आप ऑक्जेंटिक सेल है या तो पेराइटल सेल उसी को कहते हैं, जो कि आपके HCl को सिक्रीट करता है। एंड स्टोमक का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो हाईली एसिडिक होता है, एंड उसका pH तकरीबन 1.2 to 1.8 होता है। हाईली एसिडिक pH हुआ, क्या हुआ? हाईली एसिडिक pH हुआ। एंड इस हाईली एसिडिक pH के वजह से कई बार ऐसा होता है, जो ये स्टोमक एसिड है या जो बाइल है ना, बाइल जो लीवर बनाता है, पित्त, ये कहीं ना कहीं आपके स्टोमक के लाइनिंग को इरिटेट करता है ना, इरिटेट करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD ऑकर्स व्हेन स्टोमक एसिड repeatedly flow back into the tube connecting your mouth and stomach esophagus। कहने का मतलब है कि GERD में, GERD का फुल फॉर्म पहले याद रख लीजिए, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो स्टोमक एसिड है, जो पेट का एसिड बनता है, वो एसिड रिपीटेडली बार बार फ्लो बैक इनटू द ट्यूब। कौन सा ट्यूब? जो कनेक्ट करता है माउथ को स्टोमक से, जैसे कि ईसोफेगस है, तो ईसोफेगस में बार बार आ जाता है ना। क्या चीज़ आ जाता है? स्टोमक एसिड फ्लो बैक रिपीटेडली ऊपर की ओर ढकार आएगा, और बहुत ज़्यादा तीता ढकार एवं खट्टा, क्योंकि एसिड है ना। अब इसी को हम लोग क्या देते हैं? दिस बैकवॉश, जो बैकवॉश होता है उसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स कह देते हैं। कैन इरिटेट द लाइनिंग ऑफ योर इसोफेगस, एंड ये इसोफेगस के लाइनिंग को भी इरिटेट करता है, बार बार एसिड ऊपर आ रहा है तो, है ना। अब कारण क्या होता है ना, कारण क्या होता है? सबसे पहली बात समझो कि GERD में हो क्या रहा है, इसका पहले सिम्टम समझो, होता क्या है। आपको सबसे पहले हर्ट बर्न देखने को मिलेगा, हर्ट बर्न, सीने में जलन। कारण? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसिड बार बार ऊपर आ रहा है। दूसरा, चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा। तीसरा, आपको कफ की समस्या भी मिलेगी। चौथा, डिस्टर्ब्ड स्लीप, आपको सोने में समस्या आएगा, बार बार ढकार आएगा, वैसा बार बार, तो एसिड रिफ्लक्स होगा। एंड लेरिंजाइटिस का समस्या होगा, लेरिंग्स में हो सके इन्फेक्शन हो जाए, है ना, इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण क्या होते हैं?
कह रहा है इन द नॉर्मल कंडीशन में जो LES होता है, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। अब ये लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर क्या है, देखो ये आपका फूड पाइप है, ईसोफेगस है दोस्त, और ये आपका स्टोमक से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? स्टोमक से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो जहाँ पर स्टोमक से जुड़ा होता है तो फूड की एंट्री ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये मान लो फूड है, फूड आया, तो एक समय ऐसा आता है फूड आने के बाद वो लॉक हो जाता है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर मतलब है कि वो एक डायरेक्शन में आने देता है, खाना ऊपर से नीचे तो आने देता है ना। लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर यही है जो कि खाना ऊपर से नीचे आने देता है, लेकिन ये लॉक कर देता है, फिर खाना ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन की बात करें जब किसी को बीमारी नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो LES है यानी लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, क्लोजेज टाइटली आफ्टर फूड एंटर्स द स्टोमक, यानी जब फूड आपके स्टोमक में एंटर कर जाता है तो ये टाइटली क्लोज कर देता है। एंड एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर, है ना। अब कई बार ऐसा होता है किस किस कारणवश हो सकता है, देखना ध्यान से। अगर मान लो किसी को पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, खास करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान सम वुमेन एक्सपीरियंस हार्ट बर्न डेली ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, क्योंकि जाहिर सी बात है वही एब्डोमिनल कैविटी में एक छोटा सा नन्हा सा बेबी भी आ गया, और जनरली खास करके जब 5 महीने 6 महीने के बाद होता है तो पेट दिखने लगता है, यानी कि बेबी का साइज बड़ा होने लगता है, और वो कहीं ना कहीं आपके स्टोमक पर प्रेशर डालता है, एब्डोमेन पर प्रेशर डालता है। तो उस प्रेशर की वजह से भी कई बार ये हो जाता है LES लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर ढीला हो जाता है ना, ढीला हो जाता है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, इसको मैसेज आता है कि लगता है कि यहाँ पे प्रेशर पड़ा है, थोड़ा ओपन हो जाओ ताकि यहाँ से चीज़ें हटे। तो उस कंडीशन में महिलाएं कई बार प्रेगनेंसी के पीरियड में महिलाएं आप डेली हार्ट बर्न फील करती हैं कि सीने में जलन जैसा हो रहा है और थोड़ा प्रेशर बढ़ा होता है, ठीक है। हाँ, आदित्य जी भी बता रहे हैं जी सर, है ना। हाँ, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करती हैं महिलाएं। उसके बाद अगर बात करें तो सम स्पेसिफिक फूड, क्या बोल रहा है, सम स्पेसिफिक फूड, है ना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। सम स्पेसिफिक फूड, कुछ ऐसे फूड हैं या ईटिंग हैबिट्स हैं। ईटिंग हैबिट कहने का मतलब है कुछ ऐसा खाना होता है या फिर कुछ ऐसे खाने के प्रकार हैं जैसे डेयरी, स्पाइसी या ऑयली फूड आप खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। हाँ, मेडिकेशंस दैट इंक्लूड, मेडिकेशंस कुछ ऐसी दवा लेते हैं जैसे आस्थमा के कंडीशन में यूज़ होता है, या हाई ब्लड प्रेशर के कंडीशन में यूज़ होता है, या तो एलर्जी के कंडीशन में यूज होता है, तो इस कंडीशन में भी आपको ये समस्या आ सकती है। क्या कहते हैं, हाइटल हर्निया में भी होता है। अपर पार्ट ऑफ स्टोमक बल्जेज इनटू द डायफ्राम, यानी कि स्टोमक का जो अपर वाला पार्ट है वो डायफ्राम में बल्ज कर जाए, निकल जाए बाहर थोड़ा। ये सब अलग अलग कारण हो सकते हैं GERD के। अब देखो पैथोजेनेसिस आखिर होता कैसे है। देखो GERD अगर बात करोगे तो गैस्ट्रोइसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज है, हैपेंस व्हेन स्टोमक एसिड और कंटेंट फ्लो बैक इनटू द इसोफेगस। कहने का मतलब है कि जो गैस्ट्रोइसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज है ये तब होता है, हैपेंस व्हेन स्टोमक एसिड, है ना, जो स्टोमक का एसिड है यानी पेट वाली एसिड है, और जो कंटेंट्स है स्टोमक का कंटेंट है, फ्लो बैक इनटू द इसोफेगस, बार बार वो इसोफेगस में ऊपर चढ़े जिससे आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो और डैमेज भी हो। यहाँ पर सिंपली जो कारण है वो दिखा गया है। देखो पहला है वीक वाल्व्स, यानी कि जो LES है लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, जो मैंने बताया ये जैसे अगर इसोफेगस है ये आपका स्टोमक है, तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर लगा हुआ है वो LES है, ये कमज़ोर हो जाता है ना। इसके कमज़ोर होने की वजह से ये टाइटली क्लोज नहीं कर पा रहा। तो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर LES इज अ वाल्व दैट यूजुअली कीप्स स्टोमक एसिड फ्रॉम फ्लो बैक इनटू द इसोफेगस। कहने का मतलब है यही LES है, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है, जो कि मतलब यूजुअली कीप मतलब ध्यान रखता है कि स्टोमक एसिड ऊपर बार बार ना आए, है ना, इसोफेगस में। इफ़ LES वीक, यदि अगर आपका लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर वीक हो जाता है, डजंट क्लोज प्रॉपरली, सही से क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो एसिड कैन लीक इनटू द इसोफेगस, और वो एसिड कहीं ना कहीं इसोफेगस में लीक करेगा, एंड वो एसिड ऊपर की ओर इसोफेगस में जाएगा। एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो सके स्टोमक पर प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर हो सकता है, इंक्रीज्ड प्रेशर इन द स्टोमक, जो स्टोमक में आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है ना, ड्यू टू ओबेसिटी, मोटापा की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, कई बार ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा आपने खा लिया, है ना, तो उस कंडीशन में कैन फोर्स एसिड अप इनटू द इसोफेगस, ये भी कहीं ना कहीं एसिड को फोर्स करता है कि भैया इसोफेगस में जाओ, इसोफेगस में जाओ, तो समस्या आ सकती है। कई बार होता है स्लोज इसोफेगस मूवमेंट,
इफ द इसोफेगस डजंट वर्क प्रॉपरली टू मूव फूड एसिड डाउन क्विकली, कहने का मतलब है कई बार आपके इसोफेगस में ना ऑलवेज पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट होता है ताकि खाना जल्दी से जल्दी ऊपर से नीचे की ओर आए, है ना। लेकिन कई बार होता है इसोफेगस अगर सही से मूवमेंट ना कर पाए, सही से मूवमेंट ना कर पाए और धीरे धीरे खाने को अंदर लगे, तो उस कंडीशन में कई बार हो जाता है, वही बोल रहा है, इफ़ द इसोफेगस डजंट वर्क प्रॉपरली टू मूव फूड एंड एसिड डाउन क्विकली, फूड और एसिड को अगर नीचे नहीं करेगा तो इट कैन स्टे इन द इसोफेगस टू लॉन्ग एंड काउजिंग डैमेज। और अगर जो आपका मान लो स्टोमिक एसिड चढ़ गया, ठीक है, ऊपर, और वापस से क्या कहते हैं इसोफेगस नीचे जल्दी नहीं कर पाया, तो आपके इसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज भी कर सकता है। और इसका मेन कारण एक हो जाता है एक्सेस एसिड का बनना, है ना। समटाइम्स द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, है ना। जो स्टोमक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि आपका जो कॉमनली होता है क्या है कि जो समटाइम्स है स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिड बनाने लग जाता है विथ इंक्रीजेज द चेंजेज ऑफ इट्स रिफ्लक्सिंग इनटू द इसोफेगस। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, इस वजह से भी रिफ्लक्स होता है ना। हाँ, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए पैथोजेनेसिस में। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सीने में जलन होता है, हार्ट बर्न का समस्या आता है, चेस्ट पेन, क्रोनिक कफ, डिस्टर्ब स्लीप एंड लेरिंजाइटिस का समस्या आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल देखो दोस्त कॉमन होता है, ये 10 पॉइंट आपको याद रख लेना है और सब में आप कॉमन लिख सकते हो, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज करना, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देना, है ना, ईट स्मॉल सर्विंग, हाँ थोड़ा छोटा छोटा खाएं, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब भर थरिया हचक के खा लिए, जैसे हम लोग का आदत होता है, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे और खाएंगे तो भर थरिया, है ना, कहते हैं ना, नहीं सुतम नहीं खाम नहीं खाम खाम भर थारी, नहीं सुतम नहीं सुतम सुतम गुड़ थारी ये हम लोग के गांव घर का कहने का मतलब था कि अगर नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं और खाते हैं तो भर थारी खाते हैं, नहीं सोते हैं तो नहीं सोते हैं, सोते हैं तो एकदम गुड़ थारी, मतलब पैर की तरफ भी जाके सोते हैं तो वही वाली बात है, हम लोग की तरफ ऐसा होता है ना। थोड़ा थोड़ा खाओ यार, थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा भी वही आदत है, खाएंगे तो हचड़ के खाते हैं, भर पेट सो जाते हैं इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाइए। रिड्यूस एसिडिक फूड, एसिडिक फूड को कम से कम खाइए, स्पाइसी फूड कम खाइए, अल्कोहल को कम यूज़ करिए, ढीला कपड़ा पहनिए ताकि पेट के ऊपर प्रेशर ना पड़े, है ना, खास करके महिलाओं के लिए, है ना, टाइट टाइट जब पहनती हैं महिलाएं सब। मेडिटेशन, लड़का लोग है कि हम, मेरा टी शर्ट में देखिए अभी भी एगो आधा मिथलेस तो हटी जाएगा है, देखिए अभी भी कितना ढीला डाला है है ना। मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन यानी कि आपका ध्यान करना, ये सब है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या हो जाएगा सर, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटा एसिड, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा था ना, एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा था, तो इस कंडीशन में क्या यूज होगा बताओ, तो एंटा एसिड यूज होगा। क्या यूज होगा, एंटा एसिड। ये एंटा एसिड क्या करता है, दीज ड्रग्स न्यूट्रलाइज द एसिड, ध्यान से सुनना, ये एंटा एसिड का काम करने का तरीका है कि जो आपके स्टोमक में एसिड हैं उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कह रहा है दीज ड्रग्स न्यूट्रलाइजेज द एसिड इन इसोफेगस एंड स्टोमक, इसोफेगस और स्टोमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एग्जाम्पल में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये कुछ एंटा एसिड के एग्जाम्पल हैं। ओके, हाँ, ये न्यूट्रलाइज करता है, एसिड का प्रोडक्शन कम नहीं करता। हाँ, अब है PPI, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, क्या, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स, है ना। अब किसकी बात करते हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स की बात करते हैं। ये प्रोटोन पंप होता कहाँ है सर, तो जो स्टोमक का पेराइटल सेल है ना, जहाँ से एसिड बनता है, उसी पेराइटल सेल में पाया जाता है। यही प्रोटोन पंप कहीं ना कहीं आपका एसिड बनाने में हेल्पफुल होता है। तो आप प्रोटोन पंप इनिबिटर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका पेंटेप्राजोल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है रेबेप्राजोल, है ना। प्रोटोन पंप इनिबिटर क्या होते हैं, या तो कौन सा प्रोटोन पंप इनिबिटर है, तो आप समझ सकते हैं, प्राजोल वर्ड लगा रहे हैं तो समझ जाना, ठीक है। PPI यानी प्रोटोन पंप इनिबिटर, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल लाइक ड्रग्स, इस तरीके के कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड ब्लॉकर हैं, ध्यान रखिएगा। दैट हील्स डैमेज्ड इसोफेशियल टिश्यू, ये कैसे क्या करता है ये भी बता देता हूँ। ये सीधा प्रोटोन पंप को इनिबिट करता है, पेराइटल सेल में प्रोटोन पंप को इनिबिट करता है, जिससे कि एसिड का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, एसिड का प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। समझ रहे हो बात को,
ये क्या किया, एसिड के प्रोडक्शन को ही नहीं, क्योंकि बार बार एसिड ही ऊपर आ रहा था ना, एसिड का प्रोडक्शन कम कर दो या तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो। एक होता है H2 ब्लॉकर, है ना, दीज ड्रग्स रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टोमक, ये भी कहीं ना कहीं जो H2 यानी जो आपका H2 रिसेप्टर होता है उसको भी ब्लॉक करता है, ये भी कहीं ना कहीं एसिड के प्रोडक्शन को ही कम करता है, जिसमें आपके सिमेटिडिन एंड फेमोटिडिन, है ना, H2 को जब बंद करेंगे तो क्या होगा, टिडिन टिडिन, ठीक है। हाँ, फिर आता है एरिथ्रोमाइसिन, इट इज़ एन एंटीबायोटिक, ये एक एंटीबायोटिक है जो कि कहीं ना कहीं एम्पटिंग स्टोमक फास्टर, पेट को जल्दी खाली करने में हेल्पफुल होता है, पेट का खाना जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, इंटेस्टाइन वगैरह में जाए, ठीक है। हाँ, तो ये था आपका GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब कुछ क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करके दिखाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट GERD, बताओ, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिकेशन का इस्तेमाल होता है, एंटीबायोटिक्स का, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स का, डायूरेटिक्स का, इंसुलिन का, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन से मेडिकेशन का इस्तेमाल होता है ना। एंटीबायोटिक का, नो, एंटीबायोटिक का नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन पंप इनिबिटर इस्तेमाल होगा, तो ये क्या करता है, एग्जाम्पल क्या है बताओ, ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, प्रोटेक्शन को कम करेगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ क्या करेगा दोस्त, ये आपका इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन सिम्टम ऑफ GERD, GERD के कॉमन सिम्टम क्या हैं, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के कॉमन लक्षण क्या है बताओ, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की समस्या, डायरिया जैसा लगता है, हार्ट बर्न की समस्या होती है या फीवर आता है, बताओ क्या होगा। तो जो आपके GERD के कॉमन सिम्टम हैं वो आपके हार्ट बर्न की समस्या है, वो क्या है, हार्ट बर्न की समस्या है GERD। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES इन प्रिवेंटिंग GERD, बताइए LES का क्या रोल होता है GERD के कंडीशन में, GERD से बचाने में, यानी इसोफेगस में जो यहाँ पे जो है ना, हाँ, ये जो स्फिंक्टर है इसका क्या रोल है, इट रिलीजेज स्टोमक एसिड इनटू द इसोफेगस, ये स्टोमक एसिड बनाता है, नो, इट प्रिवेंट स्टोमक एसिड फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द इसोफेगस, यस, इसका काम क्या होता है, जो स्टोमक एसिड है फ्लो बैक ना हो जाए, इससे बचाने का काम करता है ना। तो आंसर हो जाएगा बी, GERD सिम्टम्स आर ऑफन रिलीव्ड बाय, GERD सिम्टम किसके द्वारा रिलीव किया जाता है, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन्स, पेन किलर्स, डायूरेटिक्स, बताइए किसके द्वारा। तो GERD सिम्टम्स आर ऑफन रिलीव्ड बाय, आज मैं क्या ही बताऊं जब मैं GERD पढ़ाता हूं तो हमको भी GERD होने लगता है। और आज हम खाना खाए थे, दिन में खाना खाएं सब्जी चावल, और हमको सब्जी बहुत तीखा लगा, मेरे पास 1-2 केला रखा हुआ था, लेकिन काफ़ी दिन का केला था, मतलब हो सका होगा कि 3-4 दिन से रखा हुआ केला होगा, लेकिन ख़राब नहीं हुआ था, होता है ना, केला बस थोड़ा मुलायम हो गया था, लेकिन होता है ना थोड़ा ख़राब टाइप हो जाना, वैसा नहीं हुआ था। हम वो केला खा लिए ताकि तीता कम लगे। अब वो केला इस तरीके का पेट में अपना इफेक्ट शो किया है कि पूरा मुंह केला केला जैसा लग रहा है, मतलब अभी डकार भी आ रहा है तो केला जैसा आ रहा है अभी तक, जबकि शाम में 3 बजे खाना खाए हैं। हाँ, 3 बजे के बाद हम सो गए थे क्योंकि हमको थोड़ा बेटर फील नहीं हो रहा था, इसीलिए आपकी क्लास लेट से स्टार्ट हुई। है ना। अच्छा, अरसाद करे खाना खाने के बाद बनाना नहीं खाना चाहिए, अच्छा कौन सा केला रहेगा जी, वही हरा वाला केला है, और क्या, केला भी कौन सा होता है। चलो, GERD सिम्टम्स आर ऑफन रिलीव्ड बाय एंटासिड, यस, एंटासिड यहाँ पर आंसर होगा। मेरे पास है ना, उसी समय हमको अजीब सा लगा थोड़ा सा, मेरे पास सबूत के तौर पर केला है, कहिएगा तो दिखा देंगे कौन सा केला था। GERD वैसा ही केला था, मतलब थोड़ा ख़राब कह सकते हैं, है ना। चलो, अब हम लोग पेप्टिक अल्सर पढ़ते हैं, है ना, पेप्टिक अल्सर पढ़ते हैं, ओके। तो GERD आपका हो गया। चलो पेप्टिक अल्सर क्या होता है बताइए।
कह रहा है अल्सर ऑकर्स व्हेन स्टोमक एसिड डैमेज। चलिए आप लोग हरा पीला लाल इतना कर रहे हैं ना, हम आपको केला दिखाते हैं। अब खराब उसको कहे कि अच्छा ये थोड़ा डैमेज केला है, जो हम खाएं वो थोड़ा सा उतना डैमेज नहीं था। मैं अपना फ्रूट बास्केट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, हरा हरा दिखने लग गया स्क्रीन। अच्छा हम आए तो गायब हो गया। दिख रहा है, ये देखिए ये मेरा फ्रूट बास्केट है, इसमें मैं अपना फ्रूट्स रखता हूँ। और ये केला काफ़ी दिन हो गया है लाए हुए, खाने हम भूल गए थे, एक्चुअली रखा हुआ था, ठीक है। ये केला थोड़ा ज़्यादा डैमेज है, इतना काला काला दिख रहा है ना। इतना काला नहीं था लेकिन काला तो था, पुल पुल तो कर रहा था। अब पता नहीं है ना। अब ये खराब था कि अच्छा था, हमको तीता बहुत ज़ोर से लगा, मेरे पास मीठा के लिए चीनी था नहीं, हमको केला दिखा, हम केला लपेट दिए। चलिए, कोई बोल रहा है फंगस लग गया, नहीं भाई फंगस कहीं नहीं लगा है, केला तो ऐसा होता ही है ना। केला तो जितना काला काला दिखे उतना पका हुआ दिखता है, पका हुआ माना जाता है। लेकिन हाँ ये केला थोड़ा सूख गया है, इसको डिहाइड्रेशन हो गया है ना। इसको ORS पिलाते ना तो हाइड्रेट हो जाता। इसको डिहाइड्रेशन हो गया है केला को। चलिए, तो बोल रहा है पोलियो मार दे, डिहाइड्रेशन हो गया है और कुछ नहीं। चलिए हम लोग पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पढ़ते हैं। एक्चुअली पेप्टिक अल्सर होता क्या है, तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है ना, अल्सर मतलब होता है घाव, है ना। अल्सर मतलब क्या होता है, घाव। देखो यहाँ पर आपका होता क्या है कि जो स्टोमक का लाइनिंग है, ये जो आपका स्टोमक का लाइनिंग है, आपने कभी गौर किया है कि ये HCl जो पेट में रिलीज होता है उसका हाईली एसिडिक होता है, वो हाईली एसिडिक होता है। तो फिर वो आपके स्टोमक के वाल को डैमेज क्यों नहीं कर देता है, वो आप जो मांस खा ले उसको पचा देगा, तो आपका पेट भी तो मांस से बना हुआ है। जो एक्चुअली आपके पेट में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है, म्यूकस लेयर है। क्या है, म्यूकस लेयर है, जो कि स्टोमक एसिड उसको कुछ नहीं कर पाता, जैसे कि आपका पेट में प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन खुदा न खास अगर स्टोमक एसिड क्या कहते हैं थोड़ा ये अल्सर, ये जो म्यूकस लेयर है डैमेज हो गया कहीं एक जगह से, तो वो एसिड आपके मसल्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है और घाव बना देता है। और ज़्यादातर देखने को मिलता है या तो स्टोमक में होता है, या तो इसोफेगस के आसपास होता है, या तो डुओडेनम में आसपास होता है। देखो या तो स्टोमक में या तो ये हो जाएगा स्टोमक, ये तो इसोफिजियल, या तो डुओडेनल। तो देखो ये या तो डुओडेनल अल्सर होता है, या तो डुओडेनल अल्सर होता है, डुओडेनम में हो जाता है, वही वाला म्यूकस लेयर डैमेज हो जाता है, जिससे एसिड वहाँ पर घाव बना देता है। जैसे माउथ में कई बार देखे होंगे, मुंह में आप देखो, मुंह में छाला आ जाना, है ना, माउथ सोर उसको कहते हैं या माउथ अल्सर कहते हैं। तो कैसे छाला का बढ़ जाता है, वैसे अंदर में हो जाता है। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि आपके पेट में हो जाता है। एक होता है इसोफिजियल अल्सर, जो कि इसोफेगस में प्रॉब्लम करता है। तो अल्सर ऑकर्स व्हेन स्टोमक एसिड डैमेज द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि अल्सर तब होता है, अल्सर मतलब ही घाव होता है, ये तब होता है जब आपका स्टोमक एसिड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को डैमेज करता है, अलॉन्ग विथ बर्निंग स्टोमक पेन। आपको जलन होगा पेट में और पेट में दर्द महसूस होगा, है ना, पेट में जलन होगा एंड पेट में दर्द का भी एहसास होगा इसके साथ साथ। एंड टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका डुओडेनल अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक इसोफिजियल अल्सर भी होता है ना। यहाँ पर आप 3 टाइप्स भी कह सकते हो, इसोफिजियल भी होता है। गैस्ट्रिक अल्सर स्टोमक में होता है, डुओडेनल फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफिजियल इसोफेगस में होता है, जो कि आप यहाँ तीनों तो देख ही चुके हैं। अब इसके ईटियोलॉजी, कारण क्या है, तो लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डिजेनरेट ड्यू टू फैक्टर्स लाइक। कहने का मतलब है कि जो आपका स्टोमक है, ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, एंड ये आपका डुओडेनम है, एंड ये आपका फिर इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर सब में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको म्यूकस लेयर कहते हैं। ये म्यूकस लेयर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता
है ना, जिस वजह से एसिड अटैक कर देता है, घाव हो जाता है। अब ये लेयर कहीं ना कहीं डिजेनरेट, यही लेयर कमजोर हो जाता है या फिर किसी तरह से डिजेनरेट कर जाता है कहीं एक पार्ट पर, तो एसिड आपका अंदर घुस जाता है। तो ये बोल रहा है कि किस वजह से वो आपका जो लेयर है वो टूटता है। देखो, एक होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्टिंग स्टोमक एंड काउजिंग इन्फ्लेमेशन। खास करके ध्यान रखना, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो होता है ये आपके स्टोमक जो होता है ना, स्टोमक को ध्यान रखना इन्फेक्ट करने का काम करता है, इन्फेक्टिंग स्टोमक को इन्फेक्ट करता है एंड कॉजिंग इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन कॉज करता है। एक तो हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी के कारण होता है। पिछले क्लास में हम लोग कोलोजी में एनएसएड्स पढ़ रहे थे। एनएसएड्स का मतलब क्या होता है सर? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन। आप लगातार अगर लॉन्ग टर्म पे यूज़ करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि आपके ये म्यूकस लेयर को डैमेज कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं अल्सर कॉज होगा। तो ये इसकी फ्रीक्वेंटली यूज़ करने से इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वुमेन एंड पीपल एट देयर 60s में बहुत ज़्यादा समस्या है ना, जब उम्र लमसम उस समय पे होता है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, रेडियोथेरेपी, कैंसर ऑफ स्टोमक, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग कारण हैं, है ना। मेन कारण है हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी बैक्टीरिया और एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब पैथोजेनेसिस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस इज ओनली वन फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। मेन कारण इसका यही है कि एक्सेसिव गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बनने लगता है। क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एसिड बनने लगता है एंड डिक्रीज्ड म्यूकोसल डिफेंस अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड इन अदर कॉज। और दूसरा कारण है, ज़्यादा से ज़्यादा एसिड भी बन रहा है, और दूसरा कारण है कि यहाँ पर जो आपका होता है ना म्यूकस लेयर, ये जो म्यूकोसल डिफेंस है ये कहीं ना कहीं क्या होने लगता है? कमज़ोर हो जाता है। ये डिक्रीज्ड म्यूकोसल डिफेंस अगेंस्ट गैस्ट्रिक एसिड इज अनदर कॉज, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। एंड द इंटीग्रिटी ऑफ अपर GIT gastrointestinal tract is dependent upon balance between hostile factor and gastric acid H pylori। कहने का मतलब ओवरऑल है, पहला कारण आपका एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, दूसरा कारण ये म्यूकस लेयर कहीं ना कहीं म्यूकोसल डिफेंस जो है ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, जिस वजह से दिक्कत आएगी। एंड तीसरा जो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है डिपेंडेंट अपॉन बैलेंस बिटवीन हॉस्टाइल फैक्टर, जैसे कि आपका गैस्ट्रिक एसिड और H पाइलोरी बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वो इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो आपका म्यूकस लेयर डैमेज हो सकता है। तो ओवरऑल अगर एसिड अंदर प्रवेश कर गया तो आपको जलन महसूस होगी, है ना, हार्ट बर्न होगा, और यहाँ पर नोजिया और वॉमिटिंग भी होता है। जबकि GERD में गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जिसमें आपको उल्टी जैसा महसूस नहीं होगा, लेकिन यहाँ उल्टी भी होती है, उल्टी जैसा महसूस भी होता है। सम पीपुल्स विथ अल्सर हैव नो सिम्टम्स एट ऑल। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्सर होता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं होता। हाउएवर फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ एन अल्सर। और फिर भी कुछ भी हैं, जैसे कि बिटवीन मील एट नाइट, बीटिंग और बर्निंग डिस्कम्फर्ट इन द मिडिल और अपर स्टोमक। मिडिल और अपर स्टोमक में खास करके कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जलन जैसा महसूस होगा, तो ये हो सकता है। अ पेन दैट गोज अवे व्हेन समथिंग इंजेस्टेड और एंटासिड टेकन। कहने का मतलब है आप जब कुछ निगलेंगे तो वहाँ पर जाएगा पेट में और वहाँ पर छनछना के लगेगा और जलन महसूस होगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि इंजेस्ट करेंगे तो वहाँ जब जाएगा और वहाँ पे कहीं ना कहीं जलन महसूस होगा, या फिर एंटासिड लेंगे तो भी जलन महसूस होगा, तो उस कंडीशन में होता है। ठीक है, ब्लोटिंग होती है, सूजन हो जाता है। ठीक है, हार्ट बर्न कहने का मतलब आप कह सकते हो दिल में जलन हो, मतलब यहाँ पर जलन होता है ना। आपका नोजिया और वॉमिटिंग, जी मितलाने लगेगा, उल्टी जैसे लगेगा। डार्क और ब्लैक स्टूल ड्यू टू ब्लीडिंग। हाँ, आपका जो स्टूल है, मल है, वो थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, डार्किश कलर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड आने लग जाएगा ना, ब्लड निकलने लग जाएगा। वॉमिटिंग वगैरह भी आपका हो सकता है ना, और आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। सीवियर पेन इन द मिड टू अपर एब्डोमेन। हाँ, मिड टू अपर एब्डोमेन, हल्का बीच से ऊपर में पेट में दर्द एहसास होगा। क्या होगा? दर्द एहसास होगा उस कंडीशन में। कब? पेप्टिक अल्सर में। ट्रीटमेंट क्या है सर? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सेम, लाइफ स्टाइल चेंज करो, स्मोकिंग क्विट करो, अल्कोहल मत लो, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लेस यूज ऑफ एनएसएड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एनएसएड का ड्रग का इस्तेमाल कम से कम करो। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर H2 ब्लॉकर का इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? H2 ब्लॉकर का इस्तेमाल करना है, जो कि एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है जो H पाइलोरी के, क्योंकि H पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि आपके म्यूकस लेवल को डैमेज कर रहा है, तो उसके भी इन्फेक्शन को कम करना है।
तो H2 ब्लॉकर्स यानी हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें आपका हो जाता है टागामेट, पेप्सिड है ना, जेंटेक एंड क्या कहते हैं एक्सिड आर एग्जांपल्स ऑफ H2 ब्लॉकर्स। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, जेंटेक, पेप्सिड, टैगामेट है ना, जो कि आपके एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा। दूसरा एंटीबायोटिक्स है, दिस क्लास ऑफ मेडिसिन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एंड शुड बी यूज टू ट्रीट एच पाइलोरी इन्फेक्शन, एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल में लाता है। एंड प्रोटेक्टिव ड्रग्स की बात करें तो जो दीज ड्रग्स हैं जैसे कि कैराफेट हो गया, पेप्टोबिस्मोल हो गया, कवर द अल्सर इन प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब अल्सर को कवर करने का काम करता है, अल्सर के ऊपर कवर करता है एंड प्रिवेंट एडिशनल डैमेज फ्रॉम डाइजेस्टिव एसिड, और आपका और ज़्यादा डैमेज ना हो जाए उससे बचाने का काम करता है। तो इसमें आपके हो जाते हैं कैराफेट और पेप्टोबिस्मोल आ जाता है, जो कि प्रिवेंशन का काम करता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या कर रहा है, तो एसिड के प्रोडक्शन को कम कर रहा है। एंटीबायोटिक्स क्या कर रहा है, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को कम कर रहा है, एच पाइलोरी को मार रहा है। प्रोटेक्टिव ड्रग क्या कर रहा है, जो अल्सर के आसपास का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर लेता है ताकि और कहीं ज़्यादा ना दिक्कत आ जाए। एंटा एसिड क्या करेगा, एंटा एसिड जो एसिड का न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। दीज ड्रग्स स्विफ्टली डिटोरिएट एंड न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और सिम्टम को रिलीफ करता है। एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, यानी कि दीज एजेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड टू मैनेज डिस्पेप्सिया इन इम्पेयर डाइजेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको सही से पाचन वगैरह भी नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए थोड़ा यूनिजाइम टाइप की चीज़ें भी दी जाती है ताकि आपका पाचन अच्छे से हो, है ना। चलो, तो ये आपका मेनली था जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होता है, जो कि कुछ आपके इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, अब है क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पेप्टिक अल्सर डिजीज का, पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बताओ। पेप्टिक अल्सर डिजीज का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, वायरल इन्फेक्शन, नो। हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी, यस ये हो जाएगा। हेलिकोबैक्टीरियल, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं, फंगल इन्फेक्शन नहीं, और हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी है ना, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है, हाई फाइबर डाइट, यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन, लो फैट डाइट। बताओ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर। तो आप बहुत ज़्यादा अगर NSAID का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी लॉन्ग टर्म तक, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के कॉमन सिम्टम क्या है, सीवियर चेस्ट पेन है ना, चेस्ट में पेन होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, या कॉन्स्टेंट बैक पेन रहेगा। तो आपका कॉमन सिम्टम क्या है, सीवियर चेस्ट पेन नहीं, सीवियर चेस्ट पेन नहीं होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग आपको कह सकते हैं, उल्टी जैसा लगेगा, जी मत लाएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ H2 ब्लॉकर। बताओ H2 ब्लॉकर के एग्जाम्पल क्या है, टैगामेट, पेप्टोबिस्मोल, कैफ्राइट, एमॉक्सिसिलिन। तो टैगामेट हमने यहाँ पे बताया था, देखो H2 ब्लॉकर में आपका जेंटेक है ना, टैगामेट, पेप्सिड, ये सब है ना H2 ब्लॉकर। तो H2 ब्लॉकर में वो आ जाता है टैगामेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने GERD और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को अच्छे से पढ़ लिया, है ना। उम्मीद है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या पढ़े हैं। तो GERD क्या होता है, फिर इसके कारण क्या है, पैथोजेनेसिस यानी कैसे होता है, इसके सिम्टम क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करें, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके कारण क्या है, पैथोजेनेसिस कैसे होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल होता है। एंड इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। कनेक्टेड रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, बच्चे एकदम स्टडी वाला माहौल बनाए रखते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।